स्टूडेंट्स, आप सभी का श्री कन्नी एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मैं प्रताप सिंह एक बार फिर आपका हिस्ट्री का एजुकेटर आपके बीच हाजिर हूँ। आज हमारा टॉपिक है कक्षा 12 का पार्ट 5 का आंग्ल मराठा संघर्ष। आज हमारा टॉपिक कौन सा है? कक्षा 12 का पार्ट 5 का आंग्ल मराठा संघर्ष, यानी कि अंग्रेजों के बीच में और मराठों के बीच में जो संघर्ष हुआ था। 3 आंग्ल मराठा युद्ध हैं अपने भारतीय इतिहास में, हमको उनके बारे में पढ़ना है। ठीक है, जो हमारा जो 12वीं का सिलेबस है इसमें कितने 3 आंग्ल मराठा युद्ध लड़े गए हैं, तो उनके बारे में हम विस्तार से देखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें क्या है पहले। ठीक है, तो सबसे पहले कि भाई कोई भी युद्ध होता है तो युद्ध का कारण क्या रहता है, कि भाई कोई भी युद्ध हो रहा है तो युद्ध का कारण क्या है। तो सबसे पहले अपन कारणों के बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो पहला जो आंग्ल मराठा युद्ध है वो 1775 से 1782 ईस्वी के मध्य लड़ा गया था। याद रखिएगा, पहला आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 ईस्वी के बीच लड़ा गया था। ठीक है, सूरत की संधि होती है उसके शुरू होता है और सालबाई की संधि होती है। 2 संधियां आपको याद रखनी है। सूरत की संधि से शुरू होता है और सालबाई की संधि से समाप्त होता है। लगभग 7 वर्षों तक युद्ध चलता है, याद रखिएगा। ठीक है, इसके कारणों के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो कारण क्या क्या है? तो पहला है मराठा सरदारों की आपसी फूट भी अंग्रेजों को मराठों के विरुद्ध आक्रमण का अवसर प्रदान किया। मराठा सरदारों की आपसी फूट ने भी अंग्रेजों को मराठों के विरुद्ध आक्रमण का अवसर प्रदान किया। देखिए, जब तक भारत में मुगल थे, यानी कि एकीकृत भारत था, कोई भी विदेशी भारत पे राज नहीं कर सकता था। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त ने की थी। किस लिए? ताकि कोई विदेशी ना आ सके। एकीकृत भारत होगा, पूरा भारत एक होगा तो सामना कर सकते हैं, और खंड खंड होंगे तो कोई भी विदेशी आराम से भारत में शासन स्थापित कर सकता है। तो पहले मौर्यों ने एकीकृत भारत का निर्माण किया, फिर गुप्त आए। गुप्तों के बाद में आपके अकबर ने, मिडिएवल काल में अकबर यानी कि मुगलों ने एकीकृत भारत का निर्माण किया, और मुगलों के पतन के बाद में वापस कौन आ गए? विदेशी अंग्रेज आ गए। और उस समय मुगलों के बाद में मराठे थे जो अंग्रेजों को टक्कर दे सकते थे, लेकिन इनमें भी आपसी फूट, ये जो आपसी फूट है ये भारत के इतिहास का एक बहुत ही नेगेटिव पॉइंट है। कि आपसी फूट, या फिर हमारे देश का दुर्भाग्य कह लीजिए कि आपसी फूट ने हमेशा हमारा बेड़ा गर्क किया है। ठीक है, तो पहला मराठा सरदारों के कोई भी 2 व्यक्ति आपस में लड़ रहे हैं, तो सीधी सी भाषा में अगर अपन बात करें कि कोई भी 2 व्यक्ति आपस में लड़ रहे हैं तो तीसरे व्यक्ति को बोलने का अधिकार मिल जाता है। आज हम भी 2 व्यक्ति लड़ रहे हैं तो तीसरा व्यक्ति आके उसको बीच में, हमारे बीच में बोलने का, इंटरफेयर करने का राइट मिल जाएगा। क्या हुआ, क्यों लड़ रहे हो, फिर वो डिसीजन देने लगेगा, तू सही है, फिर वो यूं करके करके पूरा घर में घुस जाएगा। तो वैसे ही विदेशी कंपनियों का हाल भी यही है। ठीक है, इसके बाद में आपके आता है दूसरा पॉइंट, बंबई सरकार के गवर्नर हार्नवे की सालसेट और बेसिन का प्रदेश प्राप्त करने की लालसा ने भी मराठा राजनीति में हस्तक्षेप को प्रोत्साहित किया। यानी कि अंग्रेज कौन से 2 प्रदेश प्राप्त करना चाहते थे? सालसेट और बेसिन 2 प्रदेश है, ये दोनों को प्राप्त करना चाहते थे, और इस दोनों प्रदेशों को प्राप्त करने की लालसा ने भी अंग्रेजों को मराठों के मामलों में हस्तक्षेप करने का क्या दिया? अवसर प्रदान किया था। तीसरा है आपके मराठा चुनौती अब तक अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा को रोक के रखा था। मराठों की चुनौती ने अब तक अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा को रोक रखा था, लेकिन पानीपत के तीसरे युद्ध में 1761 ईस्वी में मराठों की पराजय से स्थिति बदल गई। मैंने अभी कहा था आपको कि मुगलों के बाद में, मुगलों के पतन के बाद में मराठे ताकतवर थे जो अंग्रेजों से मुकाबला कर सकते थे। एक तो मराठे आपस में लड़ रहे थे, और दूसरा कारण क्या हुआ कि 1761 ईस्वी 14 जनवरी 1761 ईस्वी में लिख देता हूँ ताकि आपको बार बार याद रहे। 14 जनवरी 1761 ईस्वी को पानीपत का युद्ध लड़ा गया था मराठों के बीच में और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। किसके बीच में?
अहमद शाह। और इस युद्ध में मराठे क्या हुए थे, पराजित हो गए थे। इस युद्ध में क्या हुआ था, मराठे हार गए थे और भारतीय इतिहास की स्थिति बदल गई। जो उस समय की तत्कालीन राजनीतिक स्थिति थी वो बदल गई। पहले ये लग रहा था कि मुगलों के बाद में मराठे भारत के भावी शासक होंगे, लेकिन पानीपत की तीसरे युद्ध की हार ने ये धारणा को गलत साबित कर दिया, याद रखिएगा। ठीक है, अब अंग्रेज मराठों की तरफ से निश्चित है, क्योंकि वो पानीपत के तीसरे युद्ध की हार ने मराठों की शक्ति को काफी कमजोर कर दिया था। ठीक है, अब देखते हैं कि लड़ाई की शुरुआत कहां से होती है, लड़ाई की शुरुआत कहां से होती है। देखिए, पानीपत का जो युद्ध था उस समय पेशवा कौन थे, पेशवा होते कौन थे, ठीक है, पेशवा कौन होते थे उस समय, पेशवा होते थे शिवाजी का जो अष्टप्रधान था, तो उनमें जो प्रधानमंत्री होते थे उन्हें पेशवा कहा जाता था। ठीक है, और बाद में पेशवा ही मराठा राज्य के वास्तविक संस्थापक बन गए थे। और पानीपत का जो तीसरा युद्ध लड़ा गया उसमें बालाजी बाजीराव थे पेशवा, और उनकी मृत्यु हो गई थी क्योंकि उन्हें काफी सदमा लगा था। ठीक है ना, क्योंकि जो पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों की जो हार हुई उस सदमे में ही वो चल बसे थे। बाद में पेशवा बने थे माधवराव। 1772 ईस्वी तक इन्होंने राज किया था। भाई 1761 से 1772 ईस्वी तक पेशवा कौन रहे, इन्होंने मराठों को वापस ताकतवर बनाने का प्रयास किया, लेकिन इनकी भी आकस्मिक मृत्यु हो गई। देखिए, मराठा साम्राज्य के पतन का एक कारण कह सकते हैं कि इनके जो पेशवा हुए योग्य व्यक्ति, ये एक का एक और कम उम्र में चले गए अचानक। देखिए, मराठों का जो था बालाजी विश्वनाथ, वो भी एकाएक चले गए। ठीक है ना, सडनली डेथ हुई। फिर बाजीराव आता है, उनकी भी सडनली डेथ हो जाती है। फिर बाजीराव पानीपत के युद्ध के सदमे में चले गए। फिर माधवराव जो योग्य पेशवा है, उन्होंने मराठों को वापस पानीपत में जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई करने में लगे हुए थे और काफी सफलता भी अर्जित कर ली थी, और इनकी भी एकाएक मृत्यु हुई। लेकिन माधवराव की मृत्यु से जो मराठों को हानि हुई वो नहीं भरी जा सकी। देखिए, माधवराव की मृत्यु के बाद में पेशवा कौन बना, नारायण राव, उनका छोटा भाई नारायण राव बना। और इनकी हत्या कौन कर देता है, इनके चाचा रघुनाथ राव। कब, 1773 ईस्वी में हत्या कर देते हैं, इस उम्मीद में कि भाई इसको मारने के बाद में, यानी कि नारायण राव को मारने के बाद में मैं पेशवा बन जाऊंगा। ये जो महत्वाकांक्षा है, ये जो लालसा है पद प्राप्त करने की, ये आज तक विद्यमान है, और इसी से इतिहास बदलता है और नया इतिहास क्या होता है, बनता है। ठीक है, तो रघुनाथ राव ने नारायण राव की हत्या कर दी। क्यों, वो भी पेशवा बनना चाहता था, प्रधानमंत्री बनना चाहता था, मराठा राज्य का प्रमुख बनना चाहता था। ठीक है, तो हत्या कर दी। लेकिन मराठा सरदार जो थे उनमें दो व्यक्ति थे, एक नाना फडणवीस और दूसरे थे मेहदजी सिंधिया। इन्होंने रघुनाथ राव को पेशवा स्वीकार करने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। और इसी बीच क्या होता है कि नारायण राव के भी एक पुत्र हो जाता है, माधव नारायण राव। उसका नाम क्या रखते हैं, माधव नारायण राव, और इसे नया पेशवा बना दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, इसे नया पेशवा बना दिया जाता है, याद रखिएगा, इसे क्या कर दिया जाता है, नया पेशवा बना दिया जाता है। अब रघुनाथ राव की हालत कैसी हो गई, वो धोबी का कुत्ता नहीं होता, ना घर का ना घाट का। ठीक है, तो ना तो ये पेशवा बन सका और ना ही अब ये मराठों का व्यक्ति, क्योंकि मराठे इसके दुश्मन हो गए। अब रघुनाथ राव के पास में क्या विकल्प बचता है अपनी जान बचाने के लिए, अंग्रेज के, मुझे अपनी जान बचानी है तो मैं भाग के कहाँ जाऊं, अंग्रेजों के पास में, क्योंकि अंग्रेज ही मराठों के विरुद्ध से संरक्षण दे सकते हैं। और अंग्रेज तो तैयार बैठे थे। क्यों, क्योंकि अंग्रेजों को सालसे और बेसिन के प्रदेश चाहिए, और वो मराठा राज्य में हस्तक्षेप करने का अवसर ढूंढ रहे थे, और वो अवसर किसने दे दिया, रघुनाथ राव ने दे दिया। किसने दे दिया, रघुनाथ राव ने दे दिया। ठीक है, आगे देखते हैं क्या हुआ। और जो रघुनाथ राव है ये किसके पास जाता है, अंग्रेजों के पास जाता है, और अंग्रेजों से कौन सी संधि कर लेता है, सूरत की संधि रघुनाथ राव ने किसके साथ में की थी, अंग्रेजों के साथ में की थी। किसके साथ में की थी,
अंग्रेजों के साथ में। रघुनाथ राव ने अंग्रेजों से सूरत की संधि की 1775 ईस्वी, और इस संधि के बाद में ही प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की शुरुआत होती है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और ये संधि की शर्तें क्या है, इसमें रघुनाथ राव और बंबई सरकार के बीच हुई थी ये संधि, और अंग्रेज 2500 सैनिकों के साथ रघुनाथ राव को पेशवा बनाने में मदद करेंगे। अंग्रेजों को तो मौका चाहिए था कि भाई हम इसको पेशवा बना देंगे, ये हमारा क्या रहेगा, कठपुतली शासक रहेगा, जैसे बंगाल में उन्होंने बनाया था मीर जाफर को, ठीक है, सिराजुद्दौला के खिलाफ मदद की थी मीर जाफर की, और बाद में इसे क्या बना दिया था, शासक बना दिया था बंगाल का नवाब, ताकि वो हमारा कठपुतली जैसा हम गए वैसा करेगा। और यहाँ पे भी उनकी यही पॉलिसी थी कि हम रघुनाथ राव को, भाई मराठे आपस में लड़ेंगे और हम रघुनाथ राव को क्या बना देंगे, पेशवा बना देंगे, ठीक है, और फिर ये जैसा हम कहेंगे वैसा ही करेगा। रघुनाथ राव ने सैनिक व्यय के लिए, यानी कि ये जो सेना युद्ध होगा, जो खर्चा होगा, उसके लिए 6 लाख रुपए अंग्रेजों को दिए। सालसेट और बेसिंग क्षेत्र अंग्रेजों को मिले। अंग्रेजों को ये प्रदेश चाहिए थे क्योंकि सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण थे। सूरत जो प्रदेश है और भड़ोज की आय भी किसको मिलेगी, अंग्रेजों को मिलेगी, याद रखिएगा, ठीक है ना, किसको मिलेगी, ये सूरत की संधि की कुछ प्रमुख शर्तें हैं। मेन शर्त अपन को क्या याद रखनी है कि भाई अंग्रेज रघुनाथ राव को पेशवा बनाने में क्या करेंगे, मदद करेंगे, क्या करेंगे, पेशवा बनाने में मदद करेंगे। आगे देखते हैं क्या होता है। अब देखिए क्या हुआ कि कर्नल कीटिंग, बंबई सरकार के जो अधिकारी थे, कर्नल कीटिंग के नेतृत्व में पेशवा के विरुद्ध एक सेना भेज दी गई, ठीक है ना। उन्होंने कर्नल कीटिंग के नेतृत्व में एक सेना भेज दी, किसने, बंबई सरकार ने। और एक युद्ध होता है अर्रा के युद्ध में, यार मान लीजिए आपको ज्यादा याद नहीं रहता था, आप ये याद रखिएगा, अंग्रेजों के बीच में, मराठों के बीच में संघर्ष होता है, और इसमें क्या होता है कि मराठे हार जाते हैं। क्या होता है कि इसमें मराठे पराजित हो जाते हैं, लेकिन मराठे पराजित होते हैं, लेकिन पूना पर, किस पर, पूना क्षेत्र पर, पूना जो केंद्र था, पूना पर मराठों का अधिकार बना रहता, अंग्रेज इस पर अधिकार नहीं कर पाते हैं। लेकिन इसी बीच क्या होता है कि गवर्नर जनरल जो होता है, गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स सूरत की संधि को मानने से इनकार कर देता है, याद रखिएगा। गवर्नर जनरल, प्रथम आंग्लो मराठा युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन होता है, वॉरेन हेस्टिंग्स। और ये सूरत की संधि जो 1775 ईस्वी में रघुनाथ राव और अंग्रेजों के बीच में हुई थी, शर्त क्या थी कि अंग्रेज रघुनाथ राव को पेशवा बनाने में मदद करेंगे। और पेशवा बनाने में मदद क्यों करेंगे, क्योंकि रघुनाथ राव ने उस समय के पेशवा नारायण राव की हत्या कर दी थी, और पेशवा बनने के लिए, लेकिन मराठा सरदारों ने उसे पेशवा मानने से इनकार कर दिया था, इसलिए भागकर किसके पास में आया था, अंग्रेजों के पास में आया था, और अंग्रेजों से संधि कौन सी की थी, सूरत। और यहीं से प्रथम आंग्लो मराठा युद्ध की क्या होती है, शुरुआत होती है। और अंग्रेज संघर्ष करते हैं मराठों के विरुद्ध और जीत भी जाते हैं, लेकिन पूना पे अधिकार नहीं कर पाते हैं। क्या नहीं कर पाते हैं, पूना पर अधिकार नहीं कर पाते हैं। और इसी समय जो गवर्नर जनरल होता है वॉरेन हेस्टिंग्स, सूरत की संधि को मानने से इनकार कर देता है। अब ये एक नया टर्निंग पॉइंट आया है कहानी में कि भाई गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स तो अंग्रेज ही था, और इसने सूरत की संधि को मानने से क्यों इनकार कर दिया, जबकि अंग्रेज अर्रा के युद्ध में मराठों को पराजित कर चुके थे। क्या कर चुके थे, पराजित। ये एक नया टर्निंग पॉइंट आया है, नया मोड़ कहानी। अब इसकी वजह क्या है मैं आपको बताता हूं। देखिए 1773 ईस्वी में आपके एक कानून पारित हुआ था जिसे अपन बोलते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। क्या बोलते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट कहा जाता है इसे। क्या कहा जाता है, रेगुलेटिंग एक्ट कहा जाता है। 1773 में पारित हुआ था। अब इस पारित होने में इसका क्या है, देखिए इस समय भारत में 3 प्रमुख ठिकाने थे। एक था कलकत्ता, ये अंग्रेजों के प्रमुख ठिकाने थे, याद रखिएगा। एक था कलकत्ता, एक था बंबई, और एक था मद्रास। कलकत्ता, बंबई, मद्रास ये अंग्रेजों के 3 ठिकाने थे। और जो रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था, इसमें क्या किया गया कि बंबई और मद्रास को कलकत्ता के अधीन कर दिया गया। यानी कि यहाँ के जो भी काम किए जाएंगे वो कलकत्ता स्थित गवर्नर जनरल से पूछ के ही किए जाएंगे। गवर्नर जनरल
हामी देगा तो वो वैलिड होंगे। जैसे आज कोई भी काम होता है, कोई भी कानून बनता है हमारे देश में, तो किसकी परमिशन चाहिए? राष्ट्रपति की। राज्य में कोई भी कानून बनता है तो किसकी परमिशन चाहिए? राज्यपाल की। तो वैसा ही नियम वहां पे कर दिया था, यानी बंबई और मद्रास सरकार कोई भी कार्य करती है अंग्रेजों की, तो उन्हें किसकी आवश्यकता है? कलकत्ता सरकार की इजाजत की आवश्यकता है। और ये जो सूरत की संधि की गई, ये गवर्नर जनरल से बिना पूछे की गई थी। किसने की थी? बंबई सरकार ने की थी। इसे गवर्नर जनरल यानी कि कलकत्ता सरकार ने परमिशन नहीं दी थी। ठीक है ना, पॉइंट को समझने की कोशिश। इसीलिए इसने सूरत की संधि को मानने से इनकार कर दिया। और फिर क्या करता है गवर्नर जनरल? कर्नल अपटन को, किसको? कर्नल अपटन को पूना भेजता है। पूना दरबार में अपना एक प्रतिनिधि भेजता है मराठों के पास में, और जाके कौन सी संधि करते हैं? पुरंदर की संधि करते हैं 1776। एक पुरंदर की संधि हुई थी 1665 ईस्वी में औरंगजेब और शिवाजी के बीच में, और एक पुरंदर की संधि है अंग्रेजों और मराठों के बीच में, याद रखिएगा 1676 ईस्वी में। ठीक है, तो सूरत की संधि को रद्द कर दिया गया। इस पुरंदर की संधि के तहत क्या किया गया कि भाई एक तो सूरत की संधि जो किसके बीच हुई थी? रघुनाथ राव और अंग्रेजों के बीच, उसको क्या कर दिया गया? रद्द कर दिया गया। ठीक है, मराठों ने अंग्रेजों को 12 लाख रुपया युद्ध हर्जाना देना स्वीकार कर लिया। मराठों ने युद्ध हर्जाना कितना? 12 लाख रुपया। और फिर अंग्रेजों ने रघुनाथ राव का पक्ष छोड़ दिया कि अब हम रघुनाथ राव को पेशवा नहीं बनाएंगे, हम मराठों के बीच में दखल नहीं देंगे। मराठों ने भी इसे क्या दिया? 25,000 रुपए की मासिक पेंशन दे दी कि मस्त रहे। क्या है? 25,000 रुपए दे रहे हैं हम तेरे को महीने का, आराम से रहे, खुश रहे। ठीक है, लेकिन कंपनी संचालकों ने, अब देखिए जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हुआ, इसमें बंबई और मद्रास सरकार को किसके अधीन कर दिया गया था? कलकत्ता सरकार। और कलकत्ता सरकार का प्रमुख कौन होता था? गवर्नर जनरल होता था। कौन होता था? गवर्नर जनरल। अब गवर्नर जनरल के ऊपर भी अधिकारी होते थे जिन्हें कंपनी संचालक या फिर अपनी ये कह लीजिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ये कंपनी के सारे मामले देखते थे भारत में। ये कंपनी का प्रशासक थे, कंपनी इनके अंडर थी, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये 24 सदस्यों का एक पैनल था जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल बोलते थे, और ये भारत में कंपनी का संचालन करते थे। गवर्नर जनरल अपने कार्यों की रिपोर्ट इन्हें देता था। जैसे बंबई और मद्रास सरकार को कार्य करने के लिए किसकी परमिशन चाहिए? कलकत्ता सरकार की। वैसे ही कलकत्ता सरकार को भारत में कोई भी कार्य करना हो तो किसकी परमिशन चाहिए? बोर्ड ऑफ कंट्रोल की परमिशन चाहिए। ठीक है ना, तो कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है। देखिए, अब बंबई सरकार ने जो सूरत की संधि की थी उसे गवर्नर जनरल यानी कि कलकत्ता सरकार ने मानने से इनकार कर दिया, लेकिन बोर्ड ऑफ कंट्रोल ने एक कड़ी ऊपर उन्होंने इसे परमिशन दे दी, तो गवर्नर जनरल को भी मानना पड़ेगा। अब क्या हुआ? वापस युद्ध की शुरुआत हो गई। ठीक है, क्या हुआ? वापस युद्ध की शुरुआत हो गई। पहले अर्रा का युद्ध हुआ जिसमें मराठे हार गए थे। ठीक है, अब वापस युद्ध की शुरुआत, क्योंकि बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी कि कंपनी संचालकों ने सूरत की संधि को मान्यता दे दी थी, तो बंबई सरकार ने वापस मराठों के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी थी, याद रखिएगा। ठीक है, अब क्या होता है? 1878 में मराठों ने कर्नल इंगटन की अंग्रेज सेना को पराजित कर दिया। पहली बार अंग्रेज जीत गए थे। ठीक है, लेकिन पूना पे अधिकार नहीं कर पाए थे, तो उस समय गवर्नर जनरल ने सूरत की संधि को रद्द कर दिया था। फिर पुरंदर की संधि की गई। अब फिर अंग्रेजों के बीच में, मराठों के बीच में युद्ध हुआ, और इस बार कौन जीत गए? मराठे जीत गए। और अंग्रेजों को कौन सी संधि करनी पड़ी? बड़गांव की संधि करनी पड़ी, याद रखिएगा। कौन सी संधि करनी पड़ी? बड़गांव की संधि करनी पड़ी थी अंग्रेजों को, याद रखिएगा। बड़गांव की संधि। सूरत की संधि से शुरुआत हुआ, फिर हुई पुरंदर की संधि, और फिर हुई बड़गांव की संधि। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में ये तीसरी संधि है, याद रखिएगा। और इस संधि की प्रमुख शर्तें क्या है? अंग्रेजों द्वारा मराठों के विजित क्षेत्र पुनः मराठों को लौटा देंगे। अंग्रेजों द्वारा मराठों के जो क्षेत्र जीते गए हैं उन्हें वापस मराठों को दे दिया जाएगा। अब अंग्रेज मराठों को 41,000 रुपए 41,000 रुपए युद्ध हर्जाना देंगे। रकम कम है, हालांकि अंग्रेजों ने तो 12 लाख का जुर्माना लगाया, लेकिन मराठों ने कम लगाया। ठीक है, फिर
रघुनाथ राव को पेशवा को सौंप दिया जाएगा। रघुनाथ राव को किसको सौंप दिया जाएगा? पेशवा। और पेशवा कौन था इस समय? माधव नारायण राव का पुत्र। ठीक है। बड़ौच जिले की आय सिंधिया को दी जाएगी। बड़ौच जिले की आय किसको दी जाएगी? सिंधिया को दी जाएगी। 2 अंग्रेज अधिकारी फार्मर और स्टीवर्ट बंधक के रूप में मराठों के पास रहेंगे। जब तक ये संधि की शर्तें पूरी नहीं हो जाती तब तक 2 अंग्रेज अधिकारी फार्मर और स्टीवर्ट बंधक के रूप में किसके पास रहेंगे? अंग्रेज मराठों के पास में रहेंगे। अब देखिए फिर एक टर्निंग पॉइंट आता है। ठीक है। और वो क्या होता है? वापस गवर्नर जनरल इस संधि को मानने से इनकार कर देता है। वो क्या कहता है कि ये संधि अंग्रेजों के लिए बड़ी शर्मसार है और इसकी शर्तों को पढ़ते ही मैं शर्म से डूब गया। और वो अपनी तरफ से सेना भेजता है मराठों के खिलाफ। क्या भेजता है? अपनी तरफ से। बंबई सरकार हार गई है और उन्होंने संधि की, मैं इस संधि को नहीं मानता। पहले सूरत की संधि को मानने से इनकार कर दिया और फिर बड़गांव की संधि को मानने से इनकार कर दिया गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने, और अपनी सेना भेजी। अब क्या होता है कि अंग्रेजों के बीच में और मराठों के बीच में संघर्ष चलता है। निर्णायक युद्ध होता है। ठीक है ना। क्या होता है, कभी कोई जीत रहा है, कभी कोई हार रहा है। तो बाद में अंत में जाके जो मराठा सरदार होते हैं तो वो अंग्रेजों से संधि का प्रस्ताव रखते हैं। नाना फडणवीस और महजी सिंधिया, ये 2 प्रमुख होते हैं, क्योंकि लंबे समय से युद्ध चल रहा होता है और अंग्रेज भी इस समय संधि के पक्ष में होते हैं। क्यों? क्योंकि आप आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर जो आएगा उसमें क्या होता है कि भाई 1780 से 1784 ईस्वी तक अंग्रेज एक और युद्ध लड़ रहे होते हैं। वो कौन सा? मैसूर युद्ध। तो वो सोचते हैं कि भाई पहले हम हैदर अली से निपट लें और फिर मराठों से निपट लेंगे। तो ये इन्होंने क्या करा कि युद्ध विराम कर दिया मराठों से अंग्रेजों ने क्या कर लिया? युद्ध विराम कर लिया ताकि वो हैदर अली से निपट सकें। और हैदर अली क्या हो गया? अकेला हो गया और अंग्रेज फिर हावी हो गए। ठीक है। तो सालबाई की संधि से ये युद्ध क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। याद रखिएगा इस युद्ध में कितनी संधियां हुई है? 4। सूरत की संधि से शुरुआत हुई थी, 5 संधियां हुई है। सूरत की 4 ही हुई है। ठीक है। तो सूरत की संधि से युद्ध की शुरुआत होती है, फिर होती है आपके पुरंदर की संधि, गवर्नर जनरल भेजता अपना व्यक्ति, फिर होती है बड़गांव की संधि और फिर अंत में होती है सालबाई की संधि होती है। और सालबाई की संधि की प्रमुख शर्तें क्या है कि माधव नारायण राव को पेशवा स्वीकार कर लिया गया, सालसेट द्वीप और थाना का क्षेत्र अंग्रेजों को दे दिया गया। सालसेट द्वीप और थाना का क्षेत्र किसको दे दिया गया? अंग्रेजों को दे दिया गया। अंग्रेजों ने रघुनाथ राव का पक्ष छोड़ दिया और उससे 3.5 लाख रुपए पेंशन दे दी गई। यमुना के पश्चिम की सारी भूमि सिंधिया को मिल गई और फतेह सिंह गायकवाड़ को बड़ौदा का शासक स्वीकार कर लिया गया। ये किसकी शर्तें हैं? सालबाई की। और इसी के तहत क्या होता है? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त होता है। अब देखिए सालबाई की संधि का महत्व क्या है कि भाई एक तो जो इतने लंबे समय से संघर्ष चला आ रहा था वो समाप्त हो जाता है। दूसरा, अंग्रेज हैदर अली को हराने में कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि अब वो मराठों से उन्होंने अपना सारा ध्यान हटा लिया है और सारा ध्यान किधर केंद्रित कर दिया? मैसूर की तरफ। मैसूर का शासक कौन था? हैदर अली। ठीक है ना। तो वो मैसूर को जीतने में सफल हो जाते हैं। और इस युद्ध के बाद, संधि के बाद क्या होता है कि मराठों के बीच में और अंग्रेजों के बीच में लगभग 20 वर्षों का क्या हो जाता है? युद्ध विराम हो जाता है। क्या हो जाता है? लगभग 20 वर्षों का युद्ध विराम हो जाता है। और इस जो युद्ध विराम होता है, ये जो टाइम गैप मिलता है, इसका अंग्रेज तो क्या करते हैं? सदुपयोग करते हैं, ताकत बढ़ाते हैं अपनी। ठीक है। और भारत के बहुत से क्षेत्रों को अपने कब्जे में ले लेते हैं। ठीक है। मैसूर को पूरा इन्होंने अपने अधिकार में ले लिया। और मराठे क्या करते हैं? आपस में लड़ के अपनी शक्ति को कमजोर कर देते हैं, क्योंकि मराठों में आपसी द्वेष। और मराठों का एक दोष मेरी नजरों में ये भी है कि मराठे जब तक शिवाजी थे तब तक उनका एक उद्देश्य था कि हमें स्वराज्य प्राप्त करना है, हिंद स्वराज्य की स्थापना करनी है। लेकिन बाद के जो शासक आए उनका कोई भी एक निश्चित उद्देश्य नहीं था। क्या नहीं था? एक निश्चित उद्देश्य नहीं था। पेशवाओं के अधीन या शिवाजी की बाद में आप कह लीजिए, उनका कोई भी निश्चित उद्देश्य नहीं था। बस उनकी एक ही लालसा थी, धन प्राप्त करना। जो भी धन देता वो उसकी तरफ हो जाते हैं। कभी उसकी साइड में हो रहे हैं, कभी उसकी साइड में हो रहे हैं। हाँ भाई, तूने धन दे दिया, हम तेरे साथ हैं। तूने पैसा दे दिया, प्रदेश दे दिया, हम तेरे साथ हैं। मतलब एक कोई भी स्टैंड नहीं था कि नहीं हम हिंद राज्य स्थापित कर रहे हैं या फिर हम निजाम के साथ हैं या नवाब के साथ हैं। ऐसा कुछ नहीं। बस हमारा एक ही मोटिव है, धन प्राप्त करना। जो भी धन देगा बस। और इसी धन की लालसा के कारण पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों की पराजय हुई थी।
क्यों? क्योंकि इन्होंने अपनी लूटमार की नीति से, आर्थिक नीति से उत्तर भारत के समस्त राजाओं को नाराज कर रखा था। और जब पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया तो उत्तर भारत के किसी भी शासक ने मराठों का सहयोग नहीं किया था, याद रखिएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं नेक्स्ट है हमारा दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध। ये आंग्ला नहीं है, आंग्ल मराठा संघर्ष भाग 2। ठीक है, और दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध लड़ा गया था, ये आपके 1802 से 1805 ईस्वी के बीच में लड़ा गया था। ठीक है, 1802 से 1805 ईस्वी के बीच लड़ा गया था। और इसके प्रमुख कारणों की बात करें, जो पेशवा था बाजीराव द्वितीय की अयोग्यता। पेशवा बाजीराव द्वितीय की क्या थी? अयोग्यता थी। वो देखिए, शुरुआत के जो पेशवा थे वो काफी काबिल थे, उनकी आकस्मिक मौत ने मराठा राज्य को नुकसान पहुंचाया। लेकिन जब बाजीराव द्वितीय बना तो ये खुद अयोग्य था। क्या था? खुद अयोग्य था। और ये क्या करता कि अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए मराठा सरदारों को आपस में उलझा कर रखता था। ठीक है, तो पेशवा अपने ही मराठा सरदारों की समस्याओं का ठीक प्रकार से समाधान नहीं कर पाया और वह नाना फडणवीस से मुक्ति पाने के लिए सदैव दौलत राव सिंधिया से संबंध सुदृढ़ करने का प्रयास कर रहा था। बाद में वह किसकी शरण में चला गया? अंग्रेजों की शरण में चला गया था, याद रखिएगा। ठीक है ना, आगे देखते हैं नेक्स्ट। फिर मराठा सरदारों के आपसी द्वेष। युद्ध का कारण क्या है? मराठा। देखिए, बाजीराव द्वितीय अयोग्य व्यक्ति था और सभी लोग अपने अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहते थे। ठीक है, महाजी सिंधिया और नाना फडणवीस भी, उनमें भी आपसी टकराव था। वो कि मैं सबसे पावरफुल, वो कि मैं सबसे पावरफुल। ठीक है, और इसी आपसी द्वेष ने अंग्रेजों को मराठों पे हावी होने का अवसर प्रदान कर दिया। ठीक है, फिर एक कारण और आप मान लें, नाना फडणवीस की मृत्यु। 1800 ईस्वी में नाना फडणवीस की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। 1800 ईस्वी में नाना फडणवीस की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और इनकी मृत्यु के बाद में इन्होंने क्या कि मराठों को फिर भी एकता के सूत्र में बांध रखा था, मराठों के आपसी झगड़ों को दबा के रखा हुआ था। लेकिन इनकी मृत्यु के बाद में मराठे क्या हो गए? आउट ऑफ कंट्रोल हो गए और फिर अंग्रेजों को मराठों को जीतने में ज्यादा कोई दिक्कत नहीं हुई थी, ये याद रखिएगा। ठीक है ना, आगे देखते हैं। फिर है साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा। अंग्रेजों की क्या है? साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा। देखिए, 1795 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल बन के आया। 1795 ईस्वी में कौन? लॉर्ड वेलेस्ली गवर्नर। और लॉर्ड वेलेस्ली की एक नीति याद रखिएगा, सहायक संधि। कौन सी नीति है? सहायक संधि, इनकी एक नीति है। ठीक है ना, गवर्नर जनरल बन के भारत आया और जिसका प्रमुख उद्देश्य अपने अंग्रेज साम्राज्य का विस्तार करना था। जिसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? अपने अंग्रेज साम्राज्य का विस्तार करना था। और इसी उद्देश्य से उसने अपदस्थ पेशवा के साथ बेसिन की संधि की। अब बेसिन की संधि के पीछे भी क्या पृष्ठभूमि बनी? देखिए, पहला जो सूरत की संधि हुई थी, जिससे प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध होता है, क्या था कि रघुनाथ राव ने नारायण राव की हत्या कर दी। यहाँ पे भी एक हत्या होती है और वो किसकी होती है कि भाई पेशवा बाजीराव द्वितीय जो था, ये पेशवा जो बाजीराव द्वितीय है, एक सेकंड में पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आप इजीली दिख जाए। ठीक है ना, तो ये जो पेशवा बाजीराव द्वितीय था, इसने क्या करा? जसवंत राव होलकर का भाई था बिट्ठू जी की हत्या कर दी। क्या कर दी? बाजीराव द्वितीय ने पेशवा तो जसवंत राव होलकर के भाई बिट्ठू जी की हत्या कर दी। इससे होलकर ने क्या किया? पेशवा पर आक्रमण, होलकर ताकतवर था और इसने पेशवा को पराजित कर दिया और पेशवा की जगह, बाजीराव की जगह यानी कि विनायक राव को नया पेशवा बना दिया। क्या कर दिया? विनायक राव को नया पेशवा बना दिया और बाजीराव पेशवा अपदस्थ हो गया और ये कहाँ चला गया? अंग्रेजों की सेवा में चला गया, जैसे रघुनाथ राव गया था। और इसने अंग्रेजों से जाके 1802 ईस्वी में बेसिन की संधि कर ली। कौन सी संधि कर ली? बेसिन की संधि कर ली, याद रखिएगा। कौन सी संधि कर ली थी? बेसिन की संधि। तो पहले किसकी हत्या हुई थी? नारायण राव की हत्या हुई थी, तब रघुनाथ राव अंग्रेजों के पास गया। अब बिट्ठू जी की हत्या हुई है और पेशवा बाजीराव अंग्रेजों के पास में गया है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट। बेसिन की संधि किसने की थी? पेशवा बाजीराव ने। किसने की थी? पेशवा बाजीराव ने की थी। द्वितीय था, फर्स्ट का कार्यकाल 20 से 40 होता है और ये अलग होता है, द्वितीय होता है। ठीक है, पेशवा ने शर्तें क्या संधि की? पेशवा ने अंग्रेजी संरक्षण क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया
और एक अंग्रेज सेना पूना में रखना स्वीकार कर लिया। ये जो संधि की गई थी बेसिन की संधि, ये सहायक संधि के अंतर्गत थी। क्या थी? सहायक संधि के अंतर्गत थी। ठीक है। और इस सेना का 26 लाख रुपया वार्षिक खर्चा पेशवा अंग्रेजों को देगा। अंग्रेजों ने अपनी सेना रखी और सेना का खर्चा कौन उठाएगा? पेशवा उठाएगा, जिसका 26 लाख रुपया वार्षिक अंग्रेजों को दिया जाएगा। ठीक है। फिर आता है आपके सूरत शहर अंग्रेजों को सौंप दिया जाएगा। सूरत शहर किसको सौंप दिया जाएगा? फिर निजाम गायकवाड़ के साथ सभी विवाद अंग्रेजों को पंच बनाकर निपटाए जाएंगे। ठीक है ना। यानी कि उनकी विदेश नीति जो क्या है, आपने ये कह लीजिए कि विदेश नीति, आपका किसी से झगड़ा है तो आप अंग्रेजों को मध्यस्थ बना के, मीडिएटर बना के मामले को सुलटाओगे। पेशवा अन्य किसी भी यूरोपीय को अपनी सेवा में नहीं रखेगा। याद रखिएगा, अन्य यानी कि अंग्रेजों को छोड़कर। किसको? अंग्रेजों को छोड़कर किसी भी अन्य यूरोपीय को अपनी यहाँ शरण में नहीं रखेगा। याद रखिएगा। आगे देखते हैं। जी.एस. देसाई एक विद्वान है। जी.एस. देसाई एक विद्वान है। उन्होंने कहा था कि बेसिन की संधि ने शिवाजी द्वारा स्थापित मराठा स्वतंत्रता का क्या कर दिया था? अंत कर दिया था। महत्वपूर्ण कोटेशन है, याद रखिएगा। जी.एस. देसाई। बेसिन की संधि ने शिवाजी द्वारा स्थापित मराठा स्वतंत्रता का क्या कर दिया है? अंत कर दिया है। शिवाजी ने मराठों को स्वतंत्र किया था, और जो पेशवा बाजीराव द्वितीय जो निकम्मा निकला, उसने अंग्रेजों का संरक्षण स्वीकार करके जो मराठा स्वतंत्रता शिवाजी ने स्थापित की थी, उसका क्या कर दिया? अंत कर दिया। ये कौन कह रहा है? जी.एस. देसाई साहब कह रहे हैं। एक विद्वान है, आपको कोटेशन याद रखना है यदि अच्छे नंबर प्राप्त करने हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ, जो भी आप महत्वपूर्ण चीज लिखते हो उसे हाईलाइट करो, एग्जामिनर को दिखाओ कि मैंने ये चीज लिखी है, आप इसे पढ़ो। ठीक है। यह युद्ध मराठा सरदारों से उत्तर व दक्षिण भारत में एक साथ लड़ा गया था। क्या लड़ा गया था? उत्तर और दक्षिण भारत में मराठा सरदारों, और दक्षिण भारत में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व आर्थर वेलेस्ली यानी कि लॉर्ड वेलेस्ली के भाई आर्थर वेलेस्ली ने किया था। 1803 ईस्वी में अरगांव के युद्ध में पराजित होने पर भोसले ने देवगांव की संधि कर ली थी। याद रखिएगा। देखिए, जब बेसिन की संधि हुई तब भी मराठे भड़क गए कि हमारा आंतरिक मामला है और आप अंग्रेज बीच में क्यों बोले। ठीक है ना। फिर क्या हुआ? लासवाड़ी के युद्ध में पराजित होने पर सिंधिया ने दिसंबर, ये भी 1803 है, में अर्जन गांव की संधि कर ली। संधिया याद रखिएगा कि भाई भोसले ने कौन सी संधि की थी? देवगांव की संधि। सिंधिया ने कौन सी संधि की थी? अर्जन गांव की संधि। और होलकर ने भी कौन सी संधि कर ली? पराजित हुआ था। हालांकि पहले ये काफी भागा अंग्रेजों से संघर्ष का, लेकिन अंत में इसने भी जनवरी 1806 ईस्वी में राजपुर घाट की क्या कर ली? संधि कर ली। तो संधियों का याद रखिएगा। भोसले ने कौन सी संधि की थी? देवगांव की। सिंधिया ने अर्जुन गांव की संधि, और होलकर ने राजपुर घाट की संधि की थी। याद रखिएगा। और इसके साथ ही द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध भी क्या होता है? समाप्त होता है। अब तीसरा युद्ध बचता है, तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध। ये कब होता है? 1817-18 में होता है। ठीक है। इसमें क्या होता है? 1713 ईस्वी लॉर्ड हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल बनके भारत आता है, और यह भी अंग्रेजी साम्राज्य के विस्तार का क्या था? समर्थक था। याद रखिएगा। 1813 ईस्वी में लॉर्ड हेस्टिंग्स, कौन है? लॉर्ड हेस्टिंग्स, ये सही नहीं है, लॉर्ड हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल बनकर भारत आया, और ये भी अंग्रेजी यानी कि साम्राज्यवादी नीति का था, विस्तारवादी नीति का। और ये क्या करना चाहता था? भारत में ब्रिटिश सर्वोच्चता की स्थापना करना चाहता था। और पेशवा और अपने मंत्री त्र्यंबक राव, यानी पेशवा वही होता बालाजी द्वितीय, ठीक है ना, की सलाह से, अपने मंत्री त्र्यंबक राव की सलाह से मराठा संघ के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने का प्रयास कर रहा था। वो क्या कर रहा था कि भाई मैं मराठा साम्राज्य का हेड हूँ, क्या हूँ, और ठीक है, और सारे लोग मेरे पास आओ, मेरी सलाह लो, मैं जो कहता हूँ वैसा करो। ठीक है ना। किसकी सलाह पर? अपने मंत्री त्र्यंबक राव की सलाह से। अब इसके ख्वाब ये थे, और अंग्रेजों को पता लगता तो अंग्रेज क्या करते हैं? इसके साथ में ब्रिटिश रेजिडेंट 1817 ईस्वी में ब्रिटिश रेजिडेंट एल्फिंस्टन, ठीक है ना, एल्फिंस्टन ने पेशवा के साथ में पूना की संधि की। ठीक है, क्या करी?
पूना की संधि की। इसके तहत पेशवा को मराठा संघ के अध्यक्ष के पद को त्यागना पड़ा। पेशवा को मराठा संघ के अध्यक्ष का पद क्या करना पड़ा? त्यागना पड़ा, याद रखिएगा। और परिणाम स्वरूप तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, यानी कि भाई वो तो मराठा संघ के हेड के रूप में कार्य करना चाह रहा था, लेकिन अंग्रेजों ने संधि करके उससे क्या कर दिया कि आप ये पद छोड़ दीजिए, मराठे अब क्या है आने वाले टाइम में हमारे अधीन रहेंगे। इस युद्ध में होलकर और भोसले पेशवा के साथ थे, जबकि सिंधिया और गायकवाड़ युद्ध से अलग रहे थे। सिंधिया और गायकवाड़ क्या रहे? युद्ध से अलग रहे थे। और इस युद्ध में भी मराठे हार जाते हैं। इस युद्ध में भी क्या होता है? मराठे हार जाते हैं और मराठा राज्य सदैव के लिए क्या हो जाता है? अंग्रेजों के अधीन हो जाता है। तो देखिए वापस से थोड़ा सा देख लेते हैं। पहला आंग्ल मराठा युद्ध का कारण क्या था कि भाई रघुनाथ राव ने पेशवा नारायण राव की हत्या कर दी और वो बाद में भागकर कहाँ चला जाता है? मराठा अंग्रेजों के पास में, और संधि करता है सूरत की। यहीं से युद्ध की शुरुआत होती है 1775। फिर बाद में संधि होती है पुरंदर की संधि, फिर संधि होती है बड़गाम की संधि, और फिर होती है लास्ट में युद्ध की समाप्ति किससे? सालबाई की संधि से। ठीक है ना, 1782 ईस्वी। और इस संधि ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि इन्होंने इस संधि ने अंग्रेजों और मराठों के बीच में 20 वर्ष का युद्ध विराम दिया था। ठीक है, तो अंग्रेजों ने हैदर अली को निपटा दिया इधर, और इधर मराठे आपस में लड़ के अपनी शक्ति को क्या कर रहे थे? निपटा रहे थे। फिर दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध होता है 1802 से 1805 ईस्वी। कारण क्या था? बेसिंग की संधि, क्योंकि पेशवा बाजीराव ने होलकर, जसवंतराव होलकर के भाई बिट्टू जी की हत्या कर दी। होलकर अपने भाई का प्रतिशोध लेगा और उसने पेशवा को पराजित कर दिया। क्या कर दिया? पेशवा को पराजित कर दिया और विनायक राव को नया पेशवा बना दिया। अब पेशवा जो था, निर्वासित पेशवा बाजीराव द्वितीय, ये कहाँ चला जाता है? अंग्रेजों के पास में, और अंग्रेजों से सहायक संधि यानी कि बेसिंग की संधि कर लेता है। और बाद में मराठों और अंग्रेजों के बीच में फिर युद्ध छिड़ जाता है। ठीक है, तो इसमें फिर आपके भोसले देवगांव की संधि कर लेते हैं, सिंधिया अर्जन गांव की संधि कर लेते हैं, और बाद में होलकर भी राजपुर घाट की संधि कर लेते हैं। और फिर तीसरा आंग्लो मराठा युद्ध होता है आपके 1817-18 में। ठीक है, इस समय गवर्नर होता है आपके लॉर्ड हेस्टिंग्स। देखिए प्रथम आंग्लो मराठा युद्ध के समय गवर्नर कौन है? वॉरेन हेस्टिंग्स। कौन है? याद रखिएगा, प्रथम आंग्लो मराठा युद्ध गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स। द्वितीय आंग्लो मराठा युद्ध गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली। और तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध गवर्नर जनरल आपके है लॉर्ड हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स अलग है, लॉर्ड हेस्टिंग्स अलग है। और इस युद्ध का कारण क्या होता है कि भाई अंग्रेज पेशवा के साथ संधि करते हैं और जिसके तहत उससे मराठा राज्य के अध्यक्ष पद से त्याग पत्र देना पड़ता है कि आप मराठा संघ का जो हेड का जो है ये आप हटा दीजिए। ठीक है, अब क्या है? अंग्रेज ही भारत की सर्व प्रमुख शक्ति है और इसी से युद्ध छिड़ जाता है। और इस युद्ध में होलकर और भोसले तो पेशवा के साथ लड़ते हैं, लेकिन सिंधिया और गायकवाड़ क्या रहते हैं? युद्ध से अलग रहते हैं। और परिणाम आप सभी को पता है, अंग्रेज जीत जाते हैं, मराठे हार जाते हैं और भारत में एक और मराठा राज्य भी अंग्रेजों के अधीन हो जाता है। ठीक है, तो एक बार आप वापस से इस वीडियो को देखिएगा, समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा कंफ्यूजन भरा है, फिर भी अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो हम यहाँ पे बैठे हैं। ठीक है, तो हम और एक बार फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ में, नए चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।